तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, अपने इस वीडियो में हम एक छोटी सी कोशिश करने वाले हैं बीएसएफ जेईई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आपसे का पेपर फर्स्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट में आने वाले हैं। तो इसमें देखिए बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस पेपर में जो सब्जेक्ट की हम बात करें वेटेज की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है बेसिक इलेक्ट्रिकल BEE का है, उसके बाद मशीन, उसके बाद पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन और SGP और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब्जेक्ट का वेटेज है। तो इन सब्जेक्ट में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो BEE का है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो फ्रेंड्स, अपने इस पार्ट के में हम आप सभी के BEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कुछ शेयर करेंगे, आप सभी से कुछ टॉपिक को शेयर करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आप सभी फ्रेंड्स इस पेपर को देने चाह रहे हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने इस पार्ट में हम बेसिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, तो हम आप सभी का मशीन पे भी और पावर सिस्टम पे भी इसी प्रकार का वीडियो ला देंगे, जिसमें हम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप सभी से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो देखिए, द सर्किट हु प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स द चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन यूनिलैटरल एज डायोड। तो यहाँ पे यूनिलैटरल का डिफिनेशन बताया जा रहा है कि यूनिलैटरल ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी सर्किट का जो अपने डायरेक्शन के साथ या फिर अपने ऑपरेशन के साथ अपनी प्रॉपर्टी और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के मान में चेंजेस लाता है, उसको कहते हैं यूनिलैटरल। यूनिलैटरल के अगर एग्जांपल की हम बात करें तो उसका जो डायोड होता है ये यूनिलैटरल है। ठीक, चलिए नंबर ऑफ डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो अगर कहीं पे नंबर ऑफ डिवाइस कुछ भी दिया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि डिवाइसों को कनेक्ट करने हेतु आवश्यक लिंकों की संख्या कितनी होगी, इसका जो फार्मूला आता है फ्रेंड्स वो आता है n(n-1/2). ठीक, अगर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमने n को 12 कंसिडर किया हुआ है, तो जो डिवाइसों को कनेक्ट करने का जो नंबर ऑफ लिंक है वो आएगा 12 इसको हल करेंगे तो 66 निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किरचॉफ लॉ जो होता है आप सभी का, ये AC और DC दोनों में एप्लीकेबल होता है। ठीक, सुपर पोजिशन की चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सुपर पोजिशन देखिए, एक डिफिनेशन बता देते हैं। सुपर पोजिशन कहाँ लगाया जाता है? जब किसी भी कॉम्प्लिकेट नेटवर्क में एक या एक से अधिक सोर्स हैं, फिर वो चाहे वोल्टेज सोर्स हो फिर आज चाहे करंट सोर्स हो, और उसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो कोई कहे कि किसी एक ब्रांच में आप उसमें जाने वाले टोटल करंट को निकालिए, तो वहाँ पे हम लोग सुपर पोजिशन लगाते हैं। सुपर पोजिशन कैसे लगाते हैं? सुपर पोजिशन हम लोग एक टाइम में किसी एक सोर्स को एक्टिव रखते हैं, बाकी सभी सोर्स को डीएक्टिव रखते हैं। डीएक्टिव कैसे रखेंगे? अगर आप सभी का वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के माध्यम से। ठीक, तो ये है सभी का सुपर पोजिशन। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने भाषा में हिंदी में लिख रखा है, एक एक बार हर सोर्स को कंसीडर करके उस ब्रांच में जाने वाली करंट निकालते हैं, फिर सभी को लास्ट में जोड़कर रिजल्टेंट करंट की वैल्यू निकाला जाता है। इस प्रोसेस में करंट सोर्स को ओपन सर्किट तथा वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। ठीक, तो ये सुपर पोजिशन था। सुपर पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो उम्मीद है हम करते हैं कि आप सभी लगा लेंगे। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ अनोखा बता रहे हैं, आप सभी को ये चीज़ें आती होगी। बस इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि कम समय में ढेर सारी चीज़ें आप सभी का रिवाइव हो जाए, थोड़ा क्विक। तो बस इसी पर्पज़ से इस वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलेगेंस थ्योरम, तो टेलेगेंस थ्योरम क्या होता है? तो किसी भी क्लोज लूप में जो पावर डिलीवर्ड होता है वो पावर एब्जॉर्ब के बराबर होता है, ये एक्सप्लेन करता है टेलेगेंस थ्योरम। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। थेवेनिन्स सर्किट की बात कर लेते हैं, फिर थेवेनिन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थेवेनिन्स थ्योरम का डिफिनेशन सुनिए ध्यान से एकदम। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेट नेटवर्क है, उसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस या फिर ढेर सारे सोर्स जुड़े हुए हैं, तो थेवेनिन थ्योरम का यूज करके उस नेटवर्क को हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं, RTH में, और वो जो रेजिस्टेंस होता है वो उस इक्विवेलेंट वोल्टेज के सीरीज में हम लोग कनेक्ट करके फिर लोड को लगा देते हैं। ये आप सभी का एक्सप्लेन है थेवेनिन थ्योरम का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, थेवेनिन थ्योरम सर्किट निकालते समय सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। आप सबके सामने है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, आप देख सकते हैं। थेवेनिन वोल्टेज है VTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस है RTH, और ये है लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म के कितने कंडीशन होते हैं वो आपको बताने हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर कहीं पे ZS बराबर RS माइनस JXS है, तो और आप सभी का ZL बराबर RL माइनस JXL है,
तो देखिए इस कंडीशन में आप सभी का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैसे होगा, जब आप सभी का आर एल बराबर आर एस होगा और एक्सएल बराबर माइनस एक्सएस होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी का सोर्स इम्पीडेंस है आर एस प्लस जे एक्सएस और जेटेल है आप सभी का आर एल, तो आर एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आर एल की वैल्यू होना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन बता रहे हैं आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। और एक कंडीशन ये भी है कि कहीं पे जेटेल दिया है आर एल, तो उस कंडीशन में आर एल सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एस, तो हम कहेंगे सोर्स इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आर एल आर एस के इक्वल होगा। इस कंडीशन में आप सभी का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सेटिस्फाइड करता है। अगर इसमें हम लोग वो मैक्सिमम पावर की फार्मूला निकालें तो होगा आप सभी का वी ओ सी स्क्वायर अपॉन 4 आर एल, ठीक फ्रेंड्स, ये होता है सभी का फार्मूला। चलिए नॉर्टन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है थेवेनिन्स थ्योरम के, मतलब कहीं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ जाए नॉर्टन्स थ्योरम इज अपोजिट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रही बात नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट की, तो नॉर्टन थ्योरम देखिए क्या होता है कि इसमें वही सेम चीज़ है कि कोई नेटवर्क है कॉम्प्लिकेटेड, ढेर सारे रेजिस्टेंस और ढेर सारे वोल्टेज सोर्स जुड़े हुए हैं या फिर करंट सोर्स जुड़े हुए हैं, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि नॉर्टन थ्योरम का यूज करके उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं, जिसको कि हम लोग आर एन बोलते हैं। और रेजिस्टेंस में चेंज करने का मेथड क्या है कि जितने भी उसमें वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, फिर चाहे वोल्टेज सोर्स फिर करंट सोर्स, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के माध्यम से हम उनको रिप्लेस्ड कर देते हैं। तो हम निकाल लेते हैं आर एन, मतलब कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, और हम लोग क्या करेंगे जिस लोड या फिर जिस ब्रांच के क्रॉस ये सब चीज़ें कर रहे हैं उसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और उसमें से जाने वाली सारी करंट वो हमारी आ जाएगी नॉर्टन करंट आई एन। तब आई एन आर एन जब आ जाएगा तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों के पैरेलल में लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो लोड में जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, हो जाएगी आर एन बटे आर एन प्लस आर एल इंटू टोटल आने वाली करंट सप्लाई करंट आई एन, ठीक। तो ये रहा इसका, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट नॉर्टन थ्योरम का ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो ब्रांच करंट मस्ट नॉट फीड मोर देन 10 पॉइंट, तो ये है आप सभी का, समझ रहे हैं। जब आप ईडी पढ़े होंगे और वहाँ पे लाइट फैन सर्किट देखे होंगे, तो वहाँ का ये है क्वेश्चन कि लाइट फैन सर्किट में 10 पॉइंट से ज़्यादा चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, और 1000 वाट। बाकी अगर पावर सर्किट है तो वहाँ पे 2 पॉइंट और 3000 वाट, ठीक। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। तो आप सभी का जो सुपरपोजिशन थ्योरम्स होता है ये पावर को कैलकुलेट नहीं करता है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। काफ़ी लड़के यहाँ पे गलती करते हैं। सुपरपोजिशन वोल्टेज को कंसिडर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, लेकिन पावर को मेजर नहीं करता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विच डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो किरचॉफ लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक। तो आगे देखिए, केवीएल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप सभी का जो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। नॉर्टन थ्योरम इज द कन्वर्जन ऑफ द थेवेनिन थ्योरम। तो जो आप सभी का नॉर्टन थ्योरम होता है ये थेवेनिन थ्योरम का कन्वर्जन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट दैट ओनली हैव लीनियर बायलैटरल एलिमेंट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम उन्हीं सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है जो सर्किट लीनियर होते हैं, बायलैटरल होते हैं, ठीक। चलिए आगे। केसीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप सभी का जो केसीएल किरचॉफ करंट लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड होता है, ठीक। और वो केवीएल किस पे था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक। और ये किस पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है, ठीक। आगे चलिए। आइडियल वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है फ्रेंड्स, तो सभी को याद रखना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। इसीलिए जब हम लोग कोई भी थ्योरम लगाते हैं तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं वोल्टेज सोर्स की जगह पे, ठीक। और आइडियल, जबकि ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे लड़के बहुत गलत करते हैं। वोल्ट मीटर अगर पूछे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अगर वोल्टेज सोर्स कह दे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक। अब यही अगर करंट सोर्स कह रहा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और अगर करंट वो एमीटर कह रहा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम नियर अबाउट 0 के इक्वल, ठीक। चलिए सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, द इंटरनल कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट रिमेन्स सेम इफ ए नेटवर्क एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स हैविंग एन इक्वल voltage as the voltage across the element at every
इंस्टेंट ऑफ द टाइम। बाकी परिपथ की प्रारंभिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है यदि एक नेटवर्क तत्व को वोल्टेज सोर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे वोल्टेज द्वारा उस तत्व के वोल्टेज के हर पल बराबर रहती है। ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन रहा। टेलीग्रांस थ्योरम तो हम बता ही दिए थे, तो थोड़ा सा और भी देख लीजिए। देखिए जितनी भी चीज़ें हम लिखे हैं यहाँ पे ना, तो वो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर देगी। तो टेलीग्रांस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, अप्लाई फॉर ऑल। तो जो टेलीग्रांस थ्योरम होता है वो लीनियर नेटवर्क के लिए, नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए, टाइम वेरिएंट के लिए, यूनिलैटरल, बाईलैटरल सभी प्रकार के सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। ये टेलीग्रांस थ्योरम का फार्मूला है, ठीक। समेशन के बराबर 1 से बी वी के आई के बराबर 0। आगे देखिए टेलीग्रांस थ्योरम। टेलीग्रांस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप सभी का जो टेलीग्रांस थ्योरम होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक। पी मैक्स का फार्मूला लिख लीजिए। तो पी मैक्स का जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो फार्मूला होता है वो VTH²/4RL होता है, ठीक। आगे देखिए द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम्स होता है वो लीनियरिटी पे बेस्ड होता है। लूप, चलिए लूप की बात कर लेते हैं, लूप और मेश की। तो देखिए लूप क्या होता है, वह बंद परिपथ जिसमें चलने पर कोई अवयव एलिमेंट दोबारा न मिले, ऐसे अवयव को या फिर ऐसे संयोजन को आप लोग लूप कहेंगे। और मेश किसको कहते हैं, वह सबसे छोटा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं बनाया जा सकता, उसको मेश कहते हैं, ठीक। तो ये लूप और मेश का डेफिनेशन याद रखे रहिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन में लोड वोल्टेज जो होता है आप सभी का अच्छा ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, चलिए इसको मत देखिए, आगे देखिए। मिलमैन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लीजिए। तो मिलमैन्स इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है फ्रेंड्स आप सभी के निकल के, जितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं सभी देखिए उसको पैरेलल में लगे हुए होते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखिए आप अगर बेसिक सच में पूरा पढ़े होंगे तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से पकड़ रहे होंगे, हम कुछ भी बोले आप समझ जाएंगे। लेकिन आप बेसिक जब पढ़े ही नहीं होंगे तो आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, तब हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत कम समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो और आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए और सब्जेक्ट पे या फिर बेसिक पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आप सभी को भी 7 अगस्त है, मतलब 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो उसके पहले मैं 2-3 पार्ट और ला दूंगा, ठीक। नंबर ऑफ इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो होता है नोड -1, जितना नोड रहता है उसमें से एक को घटा दीजिए, आप सभी का किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स ΔV/ΔT × Vn होता है, जहाँ पे Vn नॉमिनल वोल्टेज, Vin होता है इंटरनल वोल्टेज, T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर, T2 होता है फाइनल टेम्परेचर। जो ΔV आता है Vn - Vin, ΔT आता है T2 - Tn। और कौन क्या होता है यहाँ पे बगल में साइड में मेंशन है, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिपेंडेंट सोर्स की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट सोर्स आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड सोर्स। जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो कंट्रोल्ड सोर्स के नाम से कहे जाते हैं। क्यों, इसका रीजन आप समझ रहे होंगे। डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई भी चीज़ डिपेंड है, अगर अपने पिता भाई बहन पे डिपेंड है, फिर किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो वो इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक। आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डिपेंडेंट सोर्स की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं। इसके जो नॉर्मली टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिलमैन्स थ्योरम यील्ड इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। तो देखिए मिलमैन्स थ्योरम का कुछ डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि मिलमैन्स प्रमेय सिर्फ समांतर परिपथ लागू होता है जिसमें एक से अधिक वोल्टेज सोर्स धारा सोर्स लगे होते हैं। इसकी सहायता से समांतर में लगे वोल्टेज सोर्स या धारा स्रोतों का तुल्य वोल्टेज सोर्स या धारा स्रोत हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक। ये रहा आपसे मिलमैन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और ये पूरा इसका डायग्राम। मतलब क्या है, मिलमैन्स थ्योरम उसी सर्किट के लिए लगेगा जहाँ पे ढेर सारे वोल्टेज सोर्स और उन्हीं वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक एक रेजिस्टेंस लगा हो और ये सभी आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो, तब हम लोग मिलमैन्स थ्योरम लगाते हैं। इसके द्वारा हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज करके उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालते हैं बाय यूज ऑफ मिलमैन्स थ्योरम, ठीक। तो आप देख सकते हैं मिलमैन्स थ्योरम के फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो होता है 1/R1 1/R2 1/R3 + 1/R4 डाटा मतलब जितने भी हैं, ठीक, ब्रांच। और अगर VAB की हम बात करें VTH की तो V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 + V4/R4, ठीक। अपान 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, ठीक। ये रहा मिलमैन्स थ्योरम के फार्मूलेस, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला अगर हम बात करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वो होता है mL² T⁻², A⁻², ठीक।
चलिए इंड्यूस वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, -N/dt, जहाँ पे साइन विल रिप्रेजेंट लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, प्रभाव कारण का विरोध करता है, ये बताता है लेंज लॉ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। रिलक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, L/μ0μA/A। यूनिट की अगर हम बात करें रिलक्टेंस के तो एम्पियर टर्न अपॉन वेबर होता है। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि L/μ0μRA से एम्पियर टर्न पर वेबर कैसे आ गया, तो मैं बताना चाहूँगा रिलक्टेंस बराबर होता है सभी का MMF बटे फ्लक्स भी होता है। ठीक, MMF बटे फ्लक्स भी होता है। तो MMF बराबर क्या होता है, NI होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, मतलब टर्न हो गया। I क्या होता है, करंट, एम्पियर, एम्पियर टर्न अपॉन फ्लक्स का मात्रा क्या, वेबर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुंबक की चुंबकीय क्षमता की तीव्रता का मान कितना होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है M/A होता है, जहाँ पे M होता है पोल स्ट्रेंथ, ये होता है आप सभी का एरिया। ठीक, MF बराबर होता है NI, रिलक्टेंस बराबर होता है NI/5, MF बटे फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, जिसको कि हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स NI/L होता है, जिसका कि अगर यूनिट की हम बात करें तो एम्पियर टर्न पर मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक, चलिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है μ0μR/N² A/L होता है, जहाँ पे μ0 होता है 4.10⁻⁷, μR होता है 1, N होता है नंबर ऑफ टर्न, A होता है एरिया, L होता है लेंथ। ठीक, अगर कहीं पे ढेर सारे इंडक्टर आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है LAB बराबर हो जाएगा L1 + L2 + L3 + L4। और रिलक्टेंस बराबर आप सभी का होता है, रिलक्टेंस का फार्मूला होता है 1/परमियंस। अब परमियंस क्या होता है, ये मैग्नेटिज्म का पैरामीटर्स है। तो इसका डेफिनेशन जो होता है फ्रेंड्स आप सभी का पारगम्यता, इसका हिंदी नेम होता है इसका ये प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम आप समझ रहे हैं क्या, प्रतिष्ठम क्या होता है कि चुंबकीय सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को स्थापित होने का विरोध करता है। आप इसको रिलक्टेंस को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए परमियंस क्या होता है, प्रतिष्ठम का विलोम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करता है। ठीक, यह विद्युत परिपथ के चालकता के समान होता है। इट्स यूनिट इज वेबर पर एम्पियर टर्न या फिर हेनरी होता है परमियंस का मात्रक। ठीक फ्रेंड्स, आप ऊपर कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे कि μ0 4.10⁻⁷, μR की वैल्यू 1 होता है, और यह नंबर ऑफ टर्न, A एरिया, L लेंथ होता है। इस वाले फार्मूले का सभी डिनोटेशन है। और H होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, B/μ0μR होता है। H बराबर आपका ये भी फार्मूला होता है NI/L, और इस जब ये होता है दोनों की इक्वल कर सकते हैं NI/L B/μ0μR। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप सभी का व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल सपोज द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, तो उसको क्या कहेंगे, परमियंस कहेंगे। परमियंस की ये डेफिनेशन है। ठीक, एडी करंट लॉसेस का क्या फार्मूला होता है, तो होता है KE/B_max, ये M है यार, थोड़ी सी मेरी राइटिंग पुअर है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। B_max² T² F²V, जहाँ पे B_max होता है, B_max मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, T होता है लेमिनेशन की मोटाई, F फ्रिक्वेंसी, V कोर का आयतन होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं चुंबकत्व की तीव्रता I की। तो चुंबकत्व का जो तीव्रता होता है वो होता है पोल सामर्थ्य अपॉन पोल क्षेत्र, एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका होता है जो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक, चुंबकत्व की मतलब यूनिट। चलिए लेंज लॉ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो जो लेंज लॉ होता है यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे वर्क करता है। रिलक्टेंस बराबर होता है MF/5, परमियंस बराबर होता है 1/रिलक्टेंस, B बराबर होता है μ0H, जहाँ पे B फ्लक्स डेंसिटी, H क्या है फ्लक्स इंटेंसिटी, और H बराबर होता है NI/L। ठीक, इन सभी फार्मूलों को तुम याद रखे रहेगा, ये सब आप सभी एग्जाम में फंसेंगे और आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये हम वीडियो बनाने का बस पर्पज़ यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करा दें आप सभी का। चलिए, रिलक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमिबिलिटी। रिलक्टेंस बराबर होता है आप सभी का 1/μ0μR, इसका जो यूनिट होता है मीटर पर हेनरी होता है। रिलक्टेंस नहीं यार, रिलेक्टिविटी है। ठीक है, तो रिलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमियंस। तो परमियंस का जो रेसिप्रोकल होता है वह रिलेक्टिविटी कहलाता है। और रिलेक्टिविटी जो हिंदी का अगर हम वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ। ठीक, चलिए फ्लक्स लिंकेज फैक्टर लेमडा बराबर होता है टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, B बराबर 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर। मशीन की साइज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो मशीन का साइज होता है वो फ्लक्स डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा तो मशीन का साइज कम, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम तो मशीन का साइज ज़्यादा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य H बराबर होता है NI/X,
आई होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक्स होता है चुंबकीय संवेदनशीलता। ठीक, चलिए कपलिंग फैक्टर के अगर फार्मूला बताएं तो M/√L1/L2, जहाँ पे L1 L2 होता है सेल्फ इंडक्टेंस, M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कपलिंग फैक्टर का फार्मूला है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जहाँ तक हमको लगता है। द एसआई यूनिट मैग्नेटिक परमियंस इज, तो मैग्नेटिक परमियंस का जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड्स, आप सभी का होता है हेनरी। रिलेक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी इनवर्स। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, तो किसी भी एनी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है फ्रेंड्स वो होता है 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर आप लोग गॉस लॉ पढ़े होंगे तो आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। गॉस लॉ का फार्मूला है। ठीक, डबल क्लोज इंटीग्रेशन B.ds बराबर 0। इंड्यूज वोल्टेज E बराबर M/dI/dt, जहाँ पे M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इंड्यूज EMF आपका फार्मूला ये भी होता है कि फ्लक्स इंटू रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो B बराबर होता है 5/A 5R² भी लिख सकते हैं। E बराबर होता है -N/dϕ/dt। ठीक, ये सब क्विक रिवीजन फार्मूले के रिवीजन हम करा रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप सभी एग्जाम देने में थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक, अगर आपको और भी रिवीजन करना है तो कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी का पावर सिस्टम का भी इसी प्रकार हम रिवीजन करा देंगे, ढेर सारे फार्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और ऐसे मशीन का भी करा देंगे, यूटिलाइजेशन का भी करा देंगे, एनालॉग का भी करा देंगे। तो बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके इंटरेस्ट का इंतजार रहेगा। ठीक, और चैनल को अगर फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तुरंत, ताकि आप सभी को हम क्या करते हैं कि हम लोग जितनी भी ऑल इंडिया टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, खासकर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, बीटेक से और ITI से, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जितनी भी टेक्निकल वैकेंसियाँ उनका इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर वो टॉपिक चाहे आप सभी के आंसर की पे हो, आप सभी के पेपर एनालिसिस पे हो, आप सभी के एग्जाम पे हो, मतलब किसी भी चीज़ पे हो, उन्हें आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिस पर नॉर्मली वीडियो नहीं बना पाते हैं, उन्हें डायरेक्ट में टेलीग्राम ग्रुप में भेज देते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत पहले इन्फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फील्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का साइज जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर टन पर मीटर होता है। इसका जो फार्मूला होता है NI/L, दूसरी तीसरी बार हो रहा है। अब सबसे मज़ेदार टॉपिक कंपैरिजन, चुंबकीय परिपथ और वैद्युत परिपथ का कंपैरिजन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए चुंबकीय परिपथ में जो करंट होता है ना, वो मैग्नेटिक परिपथ में फ्लक्स होता है। जो फ्लक्स बराबर होता है MF/रिलेक्टेंस और करंट बराबर होता है EMF/रेजिस्टेंस। ठीक, चुंबकीय परिपथ में MMF होता है एम्पियर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक परिपथ में EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, रिलेक्टेंस, इसमें देखिए रिलेक्टेंस जो चीज़ रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे रिलेक्टेंस होता है। रिलेक्टेंस फ्लक्स के स्थापित होने का विरोध करता है और रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। रिलेक्टेंस का फार्मूला होता है L/μ0/μRA और रेजिस्टेंस बराबर होता है ρL/A। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्लक्स डेंसिटी का जो फार्मूला होता है 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और धारा घनत्व का जो फार्मूला होता है I/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे है सभी का MMF ड्रॉप बराबर होता है φS और वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है IR। चुंबकीय तीव्रता की अगर बात करें H बराबर NI/L होता है, और विद्युत चुंबक तीव्रता की बात करें E बराबर V/D होता है। जो टर्म यहाँ पे परमियंस पारगम्यता बताता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में चालकता उसी चीज़ को शो करता है, कंडक्टेंस। ठीक, जैसे कि यहाँ पे चुंबकशीलता होता है, परमिबिलिटी होती है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में चालकत्व कंडक्टिविटी होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर टन, और सस्टेबिलिटी का जो फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन चुंबकन बल, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक, चलिए बढ़ देते हैं आगे। EMF इंड्यूस का जो फार्मूला होता है BLV sin थीटा, F बराबर IBL sin थीटा, जहाँ पे B होता है फ्लक्स डेंसिटी, L होता है लेंथ और V होता है वेलोसिटी। ठीक, और जो फाई है ये एंगल होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आप सभी का कैपेसिटर होता है एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और जो आप सभी का इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक, ये रहा आप सभी का थोड़ा अब लास्ट चीज़ है पॉलीफेज सिस्टम से। तो अगर आपका स्टार कनेक्शन है, 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन है, तो लाइन वोल्टेज जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है, और जो लाइन वोल्टेज VL होता है वो फेज करंट के रूट में 3 के गुना होता है, रूट में 3 फेज वोल्टेज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। कोई एक्टिव पावर का फार्मूला पूछे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में, तो उसका जो फार्मूला होता है रूट में VL
रूट में 3VLIL cos phi होता है। अगर फेज के टर्म में कोई पूछे एक्टिव पावर का फार्मूला तो उसका फार्मूला होता है 3VPH/IPH cos phi, ठीक। इसी प्रकार अगर रिएक्टिव पावर कोई लाइन वोल्टेज या लाइन करंट के टर्म में पूछे तो उसका फार्मूला होता है रूट में 3VLIL sin phi। अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में पूछे तो इसका फार्मूला होता है 3VPH/IPH sin phi, ठीक। इसी प्रकार चलिए फ्रेंड्स, अपरेंट पावर का जो फार्मूला होता है रूट में 3VLIL होता है, और फेज में अगर हम बात करें तो 3VPH/IPH होता है, ठीक। डेल्टा कनेक्शन की हम बात कर लेते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज VL जो होता है वो फेज वोल्टेज VPH के इक्वल होता है, और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट IL जो होता है वो फेज करंट के रूट में 3 गुना होता है। टोटल एक्टिव पावर की हम बात कर लेते हैं, टोटल एक्टिव पावर होता है 3VPH/IPH cos phi, या फिर वोल्टेज लाइन वोल्टेज या फिर लाइन करंट के टर्म में बात करें तो टोटल एक्टिव पावर होता है रूट में 3VLIL cos phi, ठीक। एवरेज वैल्यू का फार्मूला मतलब एवरेज करंट का फार्मूला बात करें तो 2Im/पाई, इसका जो वैल्यू आता है निकल के कट पिट के 0.6371 पीक, ठीक। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर द पावर ऑफ ए पॉलीफेज सिस्टम कंटेनिंग इन कंडक्टर्स, तो ये होता है n-1 अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डर्स थ्योरम, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ पावर, तो पावर का जो डायमेंशन क्या होता है ml² T⁻⁻T या फिर ml²/T⁻3, ठीक। तो ये रहे फ्रेंड्स आप सभी के क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने का मन करता है, लेकिन आप सभी का अगर रिस्पॉन्स ठीक रहेगा तो चीज़ें लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में बस ये कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे थे, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट होकर के, खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होकर के, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो आपसे फ्रेंड्स BSF के फॉर्म पेपर देने जा रहे हैं। और अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तैयारी के दौर में लगे हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। आप सभी को हमारी तरफ से आज सभी के BSF एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। और हाँ, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बना रखा था कि सेकंड पेपर के लिए कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आप सभी को पढ़ के जरूर जानी चाहिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हमारे वीडियो की लिस्ट में पड़ा होगा, थोड़ा सा आपको सर्च करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।